नमस्कार। अशोकनगर सहित मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। तो इस चुनाव में तमाम सारी बातों के बीच में एक चीज जो बहुत तेजी के साथ आगे आई है, जिसको सबसे ज्यादा चर्चा में है, उस पर बात करने के लिए लाइव में आपके सामने आया हूँ। तो मेरे साथ में एक बहुत बुद्धिजीवी और विद्वान व्यक्ति है, जिन्होंने भारतीय राजनीति के, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से अब तक के सारे दौरों को देखा है और कम से कम अशोकनगर या जिले भर से जो लोग वाबस्ता है वो अच्छी तरह से जानते होंगे। तो उनका भी बहुत स्वागत है। आदरणीय एस.एन. सक्सेना जी, परिचय की कोई ज़रूरत नहीं है सर के लिए, सब लोग जानते हैं कि अशोकनगर शहर के मौलिक बुद्धिजीवी है। और चुनाव के बीच में हमको लगता है कि बुद्धिजीवियों को आना चाहिए कुछ चीज़ों को लेकर, इसलिए इस लाइव को लेकर आए। अगर आपको लगता है कि कुछ काम की चीज़ हो तो इसको ज़रूर आगे बढ़ाइए और लोगों को बताइए। एक ऐसा विषय जो इस चुनाव में अलग तरीके से आ रहा है, हम उस पर बात करेंगे दोनों लोग। सर से उस पर कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। जो विधायकों के इस्तीफे हुए और इस्तीफों को लेकर जिस तरह की चर्चाएं हुई, उस पर मुद्दा है बात करने का। भारत के संविधान में राइट टू रिकॉल का एक कॉन्सेप्ट है। दुर्भाग्य इस देश का ये है कि संविधान सभा में इसको रखा तो गया, मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको सिरे से खारिज कर दिया। इस कारण ये विधेयक या ये संशोधन कभी कानून नहीं बन पाया। इसके बाद 1974 और उसके बाद 86 तक जी ये सब चीजें हुई। आखिरी में वरुण गांधी एक ऐसे सांसद थे जिनने ये कहा था कि अगर विधायक या सांसद गलती से गलत लोग चुने हो गए या काम नहीं कर पा रहे तो उनको वापस होना चाहिए। ये इसका मूल आधार है। तो हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर देखे जाए तो सिर्फ ग्राम पंचायतों या नगर निगम, नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के जो सिस्टम तय किए गए, मगर अभी भी विधानसभाओं में और लोकसभाओं में हो नहीं पाया। एक दिन ऐसी बात कर रहे थे सर के पास बैठे बैठे, तो उन्होंने ये चर्चा में ये कहा कि जो इस्तीफे 22 लोगों ने दिए थे, इसे हम राइट टू रिकॉल के संदर्भ में ले सकते हैं। अब देखिए, जब पूरी की पूरी राजनीतिक दल, हम किसी दल के बारे में बात नहीं कर रहे, एक गद्दार और वफादारी की चीजें बात कर रहे हैं, उस बीच में ये बात की जाए कि अगर विधायकों को ये लगता है कि हम काम नहीं कर पा रहे और हमारे काम नहीं हो पा रहे और वो स्वेच्छा से वापस हो रहे हैं, तो ये भी एक तरह से राइट टू रिकॉल है जो सब के तरह से किया है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, उस दिन आपने ये कॉन्सेप्ट मुझे दिया था, 22 विधायक जिन्होंने ये इस्तीफा दिए थे कांग्रेस के और सरकार गिरा दी थी, इसके बाद कांग्रेस ने उनको गद्दार और तमाम सारी बातें कही, आप इसको कैसे समझते हैं? राइट टू रिकॉल में ये होता है और हो सकता था कि पब्लिक डिमांड करती कि वापस आ जाओ। ठीक है। जैसा कि जिला पंचायत में या नगर परिषदों पर के लिए प्रावधान है भी। विधानसभा, लोकसभा के विधायक या सांसद को चुनने के लिए संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए उसमें ये तय करना मुश्किल होता है कि वापस बुलाने वाले कौन हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत भी बहुत अच्छा नहीं रहता, 50-55 रहता। मतलब वो सब लोगों के प्रतिनिधि तो वैसे भी नहीं होते, प्रतिनिधि तो वैसे भी नहीं होते। और मैं तो उनकी एक आध जगह कह भी चुका हूँ इस बात को कि आपने उसको वोट नहीं दिया, इससे बुरा आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। अतः अब आपको जिस दिन आपको वोट नहीं देना था या नहीं दिया, उस दिन आपने विरोध कर लिया, आपको उसका विरोध करने का अधिकार खत्म। मैंने किसी सांसद को या विधायक को वोट नहीं किया तो मतलब मैं उसको पसंद नहीं करता, अब उस पर गाली देने की जरूरत ही नहीं। अब मेरे बहुमत से ज्यादा अधिक से दूसरे लोग करें जिन्होंने वोट दिया था, उनकी उम्मीदें खारिज हुई हैं, मेरी उम्मीद खारिज नहीं हुई। आप तो पहले खारिज कर चुका। तो देखो, एक बड़ी बात मुझे बता देता हूँ कि जिन जिन लोगों ने ये बात कही है, खासकर वो लोग जो कह रहे हैं कि गद्दार है, बिक गए हैं, फलाने हैं, उनमें से वो लोग अब अपने आप को अलग हटा दें जिनने लोगों को जो है वोट नहीं दिया था। वोट किया ही नहीं है, उसको पसंद ही नहीं करते थे वो। अब क्या गद्दार और खुददार कहने का सवाल नहीं होता। अब आ जाते हैं अपन राइट टू रिकॉल पे। राइट टू रिकॉल एक डेमोक्रेटिक स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है वो, मगर उसके कार्यपालन में दिक्कतें आ रही हैं। छोटे देशों में है ये, छोटे स्विट्जरलैंड, अमेरिका में 19वीं शताब्दी में आ गए, जहाँ पब्लिक जो है वो कम लोगों पर ही अपने आदमी, जनमत संग्रह जैसी चीजें हो जाती हैं। जनमत संग्रह भी बड़ी बात है, वहाँ हो जाती है। और विधानसभा में, पंचायतों में और इसमें होता है, तो वहाँ वोटर कम होते हैं। नहीं सर, वहाँ भी ये होता है,
अध्यक्षों को वापस लिए जाते हैं तो ज्यादा संख्या जो पार्षदों की होती है वो लिख के दे देते हैं, तो खाली कुर्सी भरी कुर्सी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, संकेत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब अगर हम सांसद को बुलाएं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए कितने लोग होंगे, कोई और ये व्यवस्था भी विधानसभा के लोग बुलाएं तो कितने लोग होंगे। अब अगर इत्तेफाक से, इत्तेफाक कहेंगे इसको, 22 लोग इकट्ठे होकर के अपने मन की बात कहें कि हम इस सरकार से सहमत नहीं, हम इसके साथ नहीं रह सकते, तो मैं ये अगर कहूँ पॉजिटिवली अगर हम सोचते हैं तो ये उनके अंतर की बातें हैं, उनकी राजनीति भी हो सकती है, उनकी अंतर चेतना भी ये बात कह सकती है कि ये सरकार हमारे को हमारे इलाके का काम नहीं करने दे रही, अतः हम उसको छोड़ दें। यहाँ एक चीज ये भी है सर, कम संख्या में कई लोग उपेक्षित होते हैं मगर उनको परिणाम नहीं दिखता, इस वजह से बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। सरकार तो गिरा नहीं सकता ही, सरकार तो एक नहीं 22 भी नहीं गिरा सकते थे जी। वो तो क्या है कि ये जो सरकार चल रही थी उस वक्त वो खुद ही बफर स्टेट में थी कि 5 गिर जाए तो सरकार गिर जाए या 7 गिर जाए। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सी सरकारें ऐसी चल रही हैं जो 10-5 के अंतर में ही है, इसलिए उनका गिरना बहुत आसान हो जाता है। राजस्थान में प्रयास किया, वो वहाँ पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। महाराष्ट्र है, वहाँ बहुत थोड़ा सा अंतर है। ऐसे स्थितियाँ जहाँ थोड़ा सा अंतर होता है वहाँ सरकार गिर सकती है, और जहाँ ज्यादा अंतर होता है तो कोई इस्तीफा दे भी दे तो कोई फर्क। तो आप ये मानते हैं कि जो 22 लोगों ने किया था वो व्यवस्था के तौर पर ठीक था? व्यवस्था के तौर पर तो ठीक नहीं था, वो उनकी अंतर आत्मा की आवाज अगर ये कह रही है कि मैं उसके साथ हूँ, ये अंतरात्मा की आवाज तो इंदिरा गांधी की भी बोली थी यार, जब वो लोग वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था ना, तब उनकी भी अंतरात्मा की आवाज थी, तो सिंडिकेट के खिलाफ खड़ी हो गई। अगर यहाँ 22 की अंतरात्मा की आवाज खिलाफ हो गई एक पर सरकार के, तो उनको गद्दार क्यों कहो? गद्दार तो तुम किस को गद्दार कहोगे यार? नहीं, वो उस मुद्दे पे भी जाऊंगा। एक चीज और है, आपको ये लगता है कि जैसे 22 लोगों ने एक नई दिशा तय कर दी, या उसके पहले राजनीतिक कारण भी उसमें रहे, सरकार अब दबाव में रहेंगी हमेशा भी, बहुत सारे विधायक एक संग होकर जो गिरा सकते हैं, तो उनको काम करना पड़ेगा। वो हमारे प्रजातंत्र का माने वो एक खंबा है यार, प्रजा का प्रतिनिधि है। अगर उसको तुमने संतुष्ट नहीं रखा तो प्रजा को संतुष्ट नहीं रखा। हमने प्रतिनिधि इसलिए भेजा कि सब जाके नहीं कह पाएंगे, एक आदमी हमारे इतने इलाके के लोगों का कह देगा कहना। तो वो लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि गद्दारी हुई और ये सब चीजें हुई, एक नया कॉन्सेप्ट ये दे रहे हैं बुजुर्ग है, पहले से अब तक का चुनाव देखा है, और इनका ये मानना है, स्पष्ट तौर पर मानना है कि मैं अगर विधायक भेज देता हूँ और मेरा विधायक वह काम नहीं कर रहा तो उसको ऐसे कदम उठा लेना चाहिए। आपको नहीं लगता कि? हाँ, बिल्कुल उठाना चाहिए। नहीं उठाएगा तब हम कहेंगे कि पब्लिक को चाहिए कि उसको वापस बुला दे। वो 5 साल बाद करें, पार्टी को छोड़ देना गद्दारी नहीं होती जी, हमारे यहाँ इतिहास है। अच्छा चलिए इतिहास पे मैं जाऊँ, कांग्रेस ठीक है थोड़े से व्यक्तिगत हो जाते हैं, अपन को कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नाराज हो जाए तो नहीं, उससे इतिहास है, वो तो इतिहास है। हम लोग तो कांग्रेस के मंचों पे दोनों जने जाके बोले भी थे कांग्रेस के। अब देखिए कांग्रेस अपने इतिहास को नहीं जानती, हम बता रहे थे। कल परसों हमने जब खंगाला कि जिस तरह से 22 लोगों को गद्दार कह रहे हैं, अगर ये 22 लोग गद्दार हैं तो फिर इतिहास में आप झांक लेते हैं। सर ने कल पूरा इतिहास मुझे बताया, मैं बता रहा हूँ, बताया। हिंदुस्तान के आजादी के बाद पहला हिंदुस्तानी गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने कांग्रेस छोड़ दी। भारतवर्ष की आजादी जिस दिन हुई थी उस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष था JB कृपलानी, उसने भी कांग्रेस छोड़ दी। आचार्य नरेंद्र देव ने भी कांग्रेस छोड़ दी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी कांग्रेस छोड़ दी, राम मनोहर लोहिया ने भी कांग्रेस छोड़ दी, और JP जयप्रकाश नारायण ने भी कांग्रेस छोड़ दी। किन को गद्दार कहोगे यार? तो अगर और एक जमाना तो वो था कि गांधी ने भी कह दिया था कि मैं तो 54 सदस्य। देखिए एक बहुत बड़ी बात है, इतिहास की बात है, हमने कांग्रेस का इतिहास पढ़ा है। 1946 में गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया, और ये कह के इस्तीफा दिया था कि मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती है, मुझे इस देश में आंदोलन की जरूरत नहीं थी। तो कांग्रेस एक आंदोलन था और उनको लग रहा था कि ये अब नहीं होनी चाहिए, तो उस लिहाज से तो
कांग्रेसियों की ये दादी फिर जो है गद्दार होने चाहिए। नहीं, हम वो नहीं कह शब्द सकते ना, महात्मा हम के नहीं। लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ। मगर जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं तो ये कांग्रेस में ही क्यों हो रहा है? मैं हर सर बार मुझे याद आ रहा है आप इस चीज़ आज की तारीख में देखो हाँ। कि कांग्रेस और उद्धव वो शरद पवार के पैरों में बैठे हुए हैं। उसने भी कांग्रेस छोड़ के नई सरकार नई हाँ, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया था उस समय जब उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया था। ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस छोड़ी है। बीजू पटनायक का लड़का वो नवीन पटनायक उसने भी कांग्रेस छोड़ी है। किस किस को कहोगे? एक बड़ी बात ये है कि आज ये सिंधिया जी को गद्दार कह रहे हैं। मेरे को किसी से उनसियत नहीं है और किसी से खिलाफत नहीं है। तभी मगर सिंधिया ये परिवार से शब्दों बोल का, रहे हैं। अरे ये तो सबका होता रहा। राजमाता ने भी छोड़ी थी, माधवराव ने भी छोड़ी थी, और ये सिंधिया से क्यों कहो? भजनलाल से शुरू हुआ है कांग्रेस छोड़ना। इतिहास और पुराना पूरा ना पूरा का पूरा वो भजनलाल को वहां से पूरा गिरा दिया था। तब तो ये कानून भी नहीं बना था। ये जो कानून बना है ना, वैसे तक मुझे जो याद आ रहा है कांग्रेस में उस समय चंद्रशेखर मोहन धारिया और कृष्णकांत जी। इंदिरा जी के समय में ये लोग यंग टर्क्स कहलाते थे, और इन तीन में से 2 लोग छोड़ गए, प्रधानमंत्री बन गए। राजीव गांधी का फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी की पार्लियामेंट मिनिस्ट्री में फाइनेंस मिनिस्टर छोड़ दिया। छोड़ के नहीं, उनको तो उन्होंने तो बोफोर्स कांड में बेईमान साबित कर दिया वो गद्दार और वो दूसरी सरकार बन गई थी और पब्लिक ने मान लिया था। जो बीपी सिंह ने कहा था कि राजीव गांधी ने पैसा खाया, उसको जनता ने स्वीकार कर लिया, वो प्रधानमंत्री बन गया। वैसे सर अगर कांग्रेस छोड़ने की बात की जाए तो मुझे याद आ रहा है सुभाष नेताजी ने भी कांग्रेस छोड़ी। थोड़ी छोड़ी तो थे। अध्यक्ष बनने पहले के बाद पहले अगर कांग्रेस छोड़ने वाले बड़े आदमी कोई थे तो सबसे पहला आदमी है वो। है कांग्रेस सबसे छोड़ने पहला वाला, आदमी। तो मेरे ख्याल देश का सबसे बड़ा आदमी भी वही है। बहुत बड़ा आदमी है। ये ने बना था। कमाल की वो लोग बात क्या ये देखो। कांग्रेस में ये होता है। मैं पार्टी की बुराई नहीं कर रहा, इलेक्शन की बात है, मगर इतिहास में ये हम देखते हैं कि वहाँ वर्चस्व रहता है, एक व्यक्ति का वर्चस्व रहता है। अगर वो वर्चस्व से कोई भी थोड़ा सा खिलाफत करता है तो वो मजबूर कर दिया जाता है कि या तो उसे निकाल दो या उसे छोड़ दो। अभी तो बच गए ये गुलाम नबी आजाद और ये लोग 2-3 ये क्या नाम था कपिल सिब्बल, ये समझ लो तकदीर से बच ही गए हैं। ये भी निकल सकते थे, निकाले जाते या इनके पास अगर ताकत होती तो ये छोड़ के बाहर खड़े हो गए। अब करने के लिए कोई बचा नहीं है। हाँ, करने के नहीं लिए सत्ता में है नहीं ना, सत्ता में तो नहीं है। करेगा, छोड़ भी दो तो वैसे ही है। तो मुद्दा ये था इस लाइव को करने के पीछे सचिन पायलट के साथ क्या हुआ? सचिन पायलट को झेल नहीं पाई भाजपा, इसलिए वो खड़ा है, नहीं तो वो गिर जाता। आंखें तो दिखाई नहीं उसने जो है। आंखें तो दिखा नहीं। कांग्रेस का उससे प्रचार करा रही है। मूल कारण क्या था जी। मैं बिल्कुल से आपकी राजनीति में भी कह सकता हूँ कि अगर सचिन पायलट फारूक अब्दुल्ला का दामाद नहीं होता तो भाजपा के साथ चला जाता। तो ना जाने के पीछे कारण वो है, केवल वही है, फारूक अब्दुल्ला का दामाद है वो, इसलिए वो भाजपा में नहीं जा पाया, फिर घर में संकट हो जाता। सीधी बात है। ये तो चूंकि हम लोग कांग्रेस को बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, तो कल परसों जब इस मुद्दे पे बात हो रही थी, मुद्दा था राइट टू रिकॉल वाला, और हम ये कहना चाह रहे थे कि जिन 22 विधायकों को लेकर खराब बातें की जा रही है, हम उनकी कोई तरफदारी तो नहीं कर रहे, मगर दूसरा नजरिया भी पेश करना चाहिए। पता नहीं बीजेपी इतनी बड़ी थिंक टैंक और तमाम सारी काम करने वाली पार्टी है, और वो क्यों ऐसी चीजों को भूल जाती है कि इतिहास भी कोई बड़ी चीज होता है, वो उनको लेकर नहीं आ पाते। हालांकि हम बीजेपी से कोई मतलब नहीं रखता, हमारी तरफ से कोई हारे कोई जीते, पर मुद्दा ये है कि जिस तरह से राजनीति को खराब करने की कोशिश जो कर रहे हैं, गद्दारी और वफादारी जैसी चीजों को जनप्रतिनिधियों के सामने ला रहे हैं, वो खराब चीज है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने प्रतिनिधि के बारे में बताओ, इसने काम अच्छे से नहीं करा था या इसने काम अच्छे से किया था, ये अच्छे से काम कर सकता है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाए, अच्छा बनाए, जनता के सामने राजनीति नहीं, अगर नहीं होगा तो ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, उसमें कौन सा। अभी तो इलेक्शन 3 तारीख को है, 22 लोग हैं, अगर पब्लिक चाहेगी कि इन्होंने गद्दारी की है तो ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो उस मुद्दा यही है कि राजनीति खराब ना की जाए। हाँ, युवाओं में शब्दों को, भाषा को, राजनीति को, लोगों के मानस को बर्बाद नहीं करना चाहिए। राजनीति का स्तर इतना नहीं करना चाहिए कि लैंग्वेज को, हमारी भाषा को भूल जाते हैं लोग कि शराफत भी या मंच की कोई गरिमा भी होती है। चलिए, हाँ बहुत बड़ी। मैं और सर मंच के विद्यार्थी है,
अगला लाइव आपको लेके आऊंगा मंच पर जो इस बार उन्होंने बेईमानियां की है ना मंच के खिलाफ, वो मंच का जो अपमान किया है उसको लेकर आऊंगा, चाहे वो बीजेपी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, उनको खूब कोसना है। नमस्कार।